गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 68वीं बीपीएससी मेंस का पेपर 1 आज कंप्लीट हुआ और उसका क्वेश्चन का मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा बोला गया था कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा नहीं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐसा खबर आ रही थी कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन आयोग ने सोचा हुआ कि अन्य एग्ज़ाम में जो भी अदर स्टेट पीसेस है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को अवेलेबल कराया गया है और आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इस बार जो पैटर्न, नया पैटर्न पर जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला है। जो पुराने पैटर्न पर एग्ज़ाम था उसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन होते थे। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन जीएस के होते थे लिखने वाले और 2 क्वेश्चन स्टेट्स का होता था, यानी टोटल 8 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने होते थे। लेकिन इस बार काफ़ी बदलाव किया गया है। इस बार पैटर्न को बिल्कुल पलट दिया गया है और टोटल इसमें आपको 17 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, आपको बताऊंगा मैं कैसे लिखना है। और ये देखा जाए कुल मिला के तो इसका जो पैटर्न है ये यूपीएससी या यूपीपीसीएस के बराबर कर दिया गया है और उससे भी आप डिफ़िकल्ट इस मामले में कह सकते हैं कि जो शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो आपके 8 या 7 नंबर के हैं, जो छोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 38 नंबर का है, यानी कि अगर आप जो 8 और 7 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको आप 100 वर्ड में लिखते हैं। इसके बाद जब आप 38 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं तो आपका सीधे मोड चेंज हो जाता है, उसको आपको 4-4.5 वर्ड में लिखना होगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा चुनौती बन जाता है। अन्य एग्जाम में क्या होता है, यूपीएससी में क्या होता है कि आपको एक पैटर्न फिक्स होता है कि 15 और 10 में लिखना है। तो हाँ, माइंड सेट रहता है कि चलो जो 10 वाले है उसको 150 वर्ड में, जो 15 वाले है उसको 200-250 वर्ड में लिखना है। सेम चीज़ यूपीपीसीएस में भी है। जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको 200 में और जो 8 वाला है उसको 125 या 150 वर्ड में। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसको तो आपको लिखना होगा 100 वर्ड में, 100 या 125 वर्ड में, और इसको लिखना होगा आपको लगभग 4-4.5 वर्ड में। तो अपने आप में चुनौती बना हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858। दूसरा बी, बिरसा मुंडा आंदोलन। सी, इंडिगो नील विद्रोह। डी, पटना कलम शैली। और ई, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास या गुहाओं का विकास। तो शुरुआत के 3 क्वेश्चन हैं आपके 8 नंबर वाले और इसके बाद है 7-7 नंबर वाले, यानी कि टोटली 38 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर है कि बिरसा मुंडा वैसे ही पढ़ना था पहले भी, इंडिगो विद्रोह और नील पटना कलम शैली, ये 3 तो लग रहा है कि चलो पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ। लेकिन ये जो क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1858, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। हालांकि अगर आपको उसके एक्ट के बारे में पता है तो आराम से 125 वर्ड में लिख दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला, बीपीएससी का चेंज कर रहा है। इसका प्राचीन काल में पूर्वी भारत का रहा। ठीक है, पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। पूर्वी भारत में आपको बिहार, उड़ीसा, ये सारा आ जाएगा, झारखंड वो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं जो 38 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। तो ये भी क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, तो कुल मिला के नया नहीं है, ये पहले पूछा हुआ है। हाँ, टफ इस मामले में है कि जो उधर इतना वेरिएशन किया है, इस मामले में इस कह सकता है कि डिफिकल्ट होता है लिखना है इसको 38 नंबर वाले में। लेकिन क्वेश्चन ही पहले पूछा हुआ है। अब यहाँ पे और नया चीज़ किया, पहले क्या था कि आपको 5 में आपको 3 लिखने थे। अब क्या है कि और ऑप्शन आ गया, यानी कि आपको या तो ये लिखना है नहीं तो ये लिखना है। आपने सारे में से नहीं चूज कर सकते हैं, तो या तो इसको लिखिए नहीं तो इसको लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार के औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। इसके प्रभाव के आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये भी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से आया हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन थर्ड का है में, प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों का विकास के विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया, यूपीएससी में ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपको 38 बार पूछा। ये अपना आप वो टफ क्वेश्चन है, तीनों शैली बार बताना पड़ेगा। आप उत्तर भारत की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप ज़्यादातर नागर शैली बार बताना है। ठीक है, जिसको 3 जो सेगमेंट था, पूर्वी भारत वाले, मध्य भारत वाला, पश्चिम भारत वाला, इसको पूरा डिटेल बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन अपने आप में टफ क्वेश्चन बन गया, डिफिकल्ट कर दिया बीपीएससी। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा नहीं था, नया क्वेश्चन ये अपने आप में। तो इस तरह से हम लोग को पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री का, एंशिएंट मिडेवल कल्चर का पूरा आपको सिलेबस तैयार करना पड़ेगा सिर्फ सेगमेंट 1 के लिए। पहले क्या था कि 10-12 क्वेश्चन होते थे, कुल मिलाकर 20-25 क्वेश्चन होते थे, उसको रट लीजिए, उससे 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता था आपका। अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कुछ रिपीटेड है, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन भी, उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को वर्णन कीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था ये। तो इस तरह देख रहे हैं कि जो सेगमेंट 1 है, इसमें जो आधे क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले पूछे हुए क्वेश्चन है। जो पिछला जो पैटर्न था उसी के बेस पे है, बस उसको शॉर्ट कर दिया है, कुछ को लॉन्ग कर दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन नए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जैसा यूपीएससी के लिए पढ़ता है, यूपी के लिए पढ़ते हैं।
तो ये थोड़ा नया किया है यूपीएससी, और बीपीएससी काफ़ी अच्छा किया है ये। कम से कम कुल सिलेबस आपको कवर करना है, और यहाँ पर सही मायने में आपको नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। पहले में क्या था, पहले में कुछ ज़्यादा टेस्ट नॉलेज का नहीं था। पहले में था कि आप 25-30 क्वेश्चन रटे जाके लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ में आपको स्पीड और टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भावना बह गए या 8 नंबर क्वेश्चन को जहाँ तक आप 200-250 लिखना शुरू किए तो पूरा आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में प्रैक्टिस का भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है इस नए नए पैटर्न के अनुसार। तो ये पूरा था आपका आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन था। अब आते हैं करंट वाला सेक्शन में। तो करंट वाला सेक्शन को तो और ज़्यादा टफ कर दिया गया है। मैं जिस क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अभी क्वेश्चन अब इतना स्पेसिफिक है कि आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा करंट में। इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत ही कम यूपीएससी पूछता है। ये तो यूपीएससी में इस तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक पूछ दिया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंध के सतत विकास उद्देश्य के शासनादेश का उद्देश्य कीजिए। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। करंट पढ़िएगा आप, तो इतना हम लोग स्पेशली मेंस के लिए तो नहीं पढ़ते, एटलीस्ट प्री के लिए तो पढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है। बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी प्रदेश कौन कीजिए। तो ठीक है, ये कुल मिला के बिहार स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन कुल मिला के ठीक है। पहले भी इस तरह क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, लेकिन 38 वाला पूछा था। इस बार क्या किया है कि शॉर्ट में पूछ दिया है। बिहार राज्य और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक प्रश्न। देखिए ये जो 3 क्वेश्चन लास्ट है, ये क्वेश्चन स्पेशली बिहार से पूछा गया, और पहले भी क्वेश्चन इस तरह से आते रहे। बस अंतर यह है कि पहले 38 नंबर आते थे, अब है 7 या 8 नंबर वाले में। तो आपको बस पॉइंट याद होना चाहिए। लेकिन ये जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन है, ये बीपीएससी कहाँ से पूछा है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि करंट के सेक्शन में भी आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, तब ये आपको सॉल्व कर पाएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं कि करंट क्वेश्चन को काफ़ी बीपीएससी स्पेसिफिक कर दिया। पूरा होलिस्टिक पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक पॉइंट को छोड़ना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो हो गया सेगमेंट 2 का सेक्शन 1। ये चौथा क्वेश्चन है, कंपल्सरी है ये, इसमें छोड़ नहीं सकते हैं आप, लिखना ही लिखना है। आ रहा है तो लिखे, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो इतना बड़ा किया है कि उसको पढ़ने में टाइम लगेगा आपको। चलिए देखता हूँ मैं। भारत ने विदेशी विश्वविद्यालय को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसे संभावनाओं की कल्पना करते हैं। क्या आपको लगता है यह खेल परिवर्तक होगा। अपने उत्तर के समर्थन में उत्तर दीजिए। अब ये जो गुजरात में जो किया गया विदेशी कैंपस को खोलने के लिए जो प्रावधान किया गया है जो वर्तमान सरकार द्वारा, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आसान क्वेश्चन नहीं है। कुछ पॉइंट आपको याद रहे, हाँ यहाँ पर खोला गया, ये खोला गया, बाकी में तो आपको अपने से इसको कुल मिला के क्या उसका नुकसान है, क्या उसके फ़ायदे हैं, वो अपने से लिखना पड़ेगा आपको। तो बस इतना पता होना चाहिए कहाँ पर किया गया और क्या क्या जो सरकार द्वारा जो बनाई गई है वो रणनीति, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन अपने आप आसान है, 38 में लिखना है। 7-8 वाले तुम्हें होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पॉइंट पता है तो लिख दो 125 वर्ड मिला जुला के। लेकिन 38 वाले क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग बी में। आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा। उत्तर दीजिए। तो कुल मिला के क्वेश्चन आया हुआ है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में है कि क्या वो सही है क्या गलत है। पहले वो क्वेश्चन इस तरह के बीपीएससी द्वारा लाया गया है। यहाँ मेनली बात आती है कि कार्यपालिका का जो न्यायपालिका का जो काम वो न्याय निर्णय करना है, और बाकी जो काम है विधायिका का वो कानून बनाने का काम है। तो इसमें इस पावर के तहत क्या होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट विधायिका के कार्यों को जांच करती है कि क्या वो प्रावधानिक अनुरूप है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसको नल कर देती है, ठीक है, उसको डिस्पोज कर देती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये काफ़ी अच्छा ये प्रक्रिया है। इसके अंदर एटलीस्ट जो सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग तानाशाही टाइप से कोई भी बिल पारित नहीं कर पाएगी। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इसके बियॉन्ड जाके कुछ ऐसे भी विधेयकों को या बिल को निरस्त कर देती है जो कि अच्छा होता है, और वो कहीं ना कहीं जो विधायिका है उसके पावर को कम करता है। तो ऐसे में इसके आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हाल के संदर्भ में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी आता तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस करंट का इसमें लगा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को
आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अपने उत्तर के ठोस तरीके से लिखिए। देखिए G20 के बारे में तो एक्सपेक्टेड था, क्वेश्चन आना ही आना था, आया है क्वेश्चन। अब उसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया। ये कह रहा है कि जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है भारत के लिए कितना कितना वो पॉजिटिव है। इसके साथ साथ भारत जो दक्षिणी जो विकासशील दुनिया, जो मतलब जो लिस्ट डेवलप्ड देश है, ज़्यादातर वैसे देश जिनका जो पर कैपिटा इनकम है वो मध्यम या लो है, उनको एक करने में कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत का क्या भूमिका रह सकता है ऐसे देश को एकजुट करने में। तो आपको यहाँ पर बस वही था कि G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ, से क्या क्या भारत को क्या क्या फ़ायदे होंगे इसमें। इसके साथ साथ ऐसे देशों को एकत्र करने में भारत को क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली है। तो थोड़ा बहुत इसमें एंगल आपको लेना पड़ेगा रूस यूक्रेन का भी, क्योंकि वहाँ पर भी जो भी विकसित देश है वो ज़्यादातर इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, जो भी विकसित देश है उनका मेन मुद्दा ये नहीं रहता है कि विकासशील देश का कैसे आगे बढ़े, उनके लिए कैसे डेवलपमेंट हो, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं रहता। उनके लिए मुद्दा बस ये है कि रूस यूक्रेन में क्या भारत का स्टैंड है, बस इसी पर ये पूरा टिका हुआ है। तो यहाँ पर चुनौती हो सकती है भारत को। इस संदर्भ में आपको लिखना था। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन का लैंग्वेज काफ़ी घुमाया गया, तो वहाँ पर आपको एट ए टाइम सोच के लिखना पड़ेगा वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुँच एवं संसाधन प्रबंधन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर पूछा कि यूनाइटेड नेशन का क्या भूमिका रहा है सीरिया और तुर्की में जो भूकंप है। तो वो तो आपको बताना है। आलोचनात्मक वर्णन भी करना है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन बहुत सारी चीज़ों में फैल रहा है, यहाँ पर बहुत सारा हेल्प किया है वो, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उस स्तर का प्रयास इसमें नहीं हो पाई जितना अपेक्षित थी। इसमें आपको प्लस भारत की भूमिका को भी लिखना है। भारत की भूमिका इसमें जो भारत जो इसमें जो ऑपरेशन जो मित्र चलाया था उसके तहत ऑपरेशन दोस्तों चलाया था, उसमें आपको बताना है कि भारत ने किस तरह तुर्की की सहायता की थी। इवन तुर्की हमेशा भारत का आलोचना करते रहता है सारे किसी चीज़ को लेकर, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो चाहे अन्य जो मुद्दे हैं, वहाँ पर हमेशा पाकिस्तान साथ देता है। इसके बावजूद भारत तुर्की का सहायता किया, क्योंकि तुर्की के सरकार के साथ हमारी मतभेद हो सकते हैं, पर तुर्की के जो लोग हैं उनको राहत पहुँचाने में काफ़ी है भारत ने अपने स्तर का प्रयास किया। ठीक है, तो इसको आपको लिखना था यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि जो सेगमेंट 1 है वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, कुछ 2-3 क्वेश्चन है। अब बाकी जो सेगमेंट 2 है करंट वाला सेक्शन काफ़ी टफ किए हुए। ठीक है, तो जो पारंपरिक तरीके से पढ़ाई कर उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है आने वाला समय में भी, क्योंकि अब क्वेश्चन PPSC वैसे ही पूछने वाला है। जो प्रश्न का जो प्रकृति है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, वो पैटर्न को बिल्कुल UPSC के लेवल पर ला खड़ा कर दिया गया। तो आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो कुल मिला के आपको UPSC के लेवल का ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। ऊपर से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ठीक ठाक आप। तो ये पूरा आपका GS का सेक्शन हो गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में करंट ये आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन था और हिस्ट्री का। सेक्शन 2 में करंट वाला सेक्शन, IR वाला सेक्शन जनरली कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 स्टेट्स का है। स्टेट्स को तो कुल मिलाकर हटा ही देना चाहिए, लेकिन अभी तक BPSC से कोई विचार किया नहीं है, क्योंकि अब सीधे GS का मोड से सीधा आपको आना पड़ेगा गणित के मोड में, स्टेट्स के मोड में आना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 2 टोटल 4 में 2 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पूरा पढ़ूंगा नहीं, और ये भी अपने आप में आसान नहीं है, क्योंकि आप कुल मिलाकर देखिए वहाँ पर ऑलरेडी आप वहाँ पर ऑलरेडी 5 और 2 7 14 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर। इसके बावजूद यहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन टोटल करने पड़ेंगे आपको, और स्टेट्स का छोटा छोटा क्वेश्चन काउंट कर लिया जाए तो, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में कितने लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर 5 या 6 क्वेश्चन है, तो 6 दूनी 12 यहाँ हो गया, 14 वहाँ, 26 क्वेश्चन लिखना है। UPSC में 20 क्वेश्चन लिखना होता है, UP में भी 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो पेपर में तो अपना बहुत ज़्यादा टफ हो गया देखा जाए तो, क्योंकि स्टेट्स का भी मैं आपको सारे सब सेक्शन वाइज 24 से 26 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आप। तो देख लीजिए यहाँ पे स्टेट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर तालिका दिया गया, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पाई इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, और डंडा रेख वाला क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 5 ही क्वेश्चन पूछेंगे, बट 5 क्वेश्चन पूछेंगे फिर भी अपने आप में टफ बन जाता है। और इसके बाद अथवा में ये पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछेगा। स्टेट्स तो पिछले बार की तुलना में देखा जाए तो ठीक पूछा गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन GS को इतना टफ कर दिया है कि स्टेट्स कितना भी आसान करे, वो कुल मिला के मैनेज ही कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि आपको पेपरों के लिए बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर जाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ भी होगा बहुत सारे बच्चों को। जिन्होंने भी इस बार मेंस लिखा है उनको, जिन्होंने प्रैक्टिस करके नहीं गया उनको बहुत दिक्कत हुआ होगा। जैसे कि 6वीं के मेंस में भी मैंने वीडियो बनाया था, इस पर काफ़ी समस्या है तो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 और 4 कंपलसरी किया था शॉर्ट क्वेश्चन को। तो बहुत सारे स्टूडेंट को, मुझे प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर मेंस में टाइम मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा समस्या आया होगा जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। बाकी जो PPSC में तैयारी करके गया तो उनको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब
देखा जाए पेपर का कुल अगर जो फाइनली जो निष्कर्ष निकाला यही है कि पैटर्न में बीपीएससी द्वारा एक काफ़ी सकारात्मक बदलाव किया गया कुल मिला के देखा जाए तो, क्योंकि इससे आपको पूरा होलिस्टिक सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। पहले क्या था कि एक क्वेश्चन भी खराब गया तो आपका मतलब बाहर होने का संभावना ज़्यादा हो गया था। अब क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा, एक दो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, बाकी क्वेश्चन को बेहतर करते हैं आप तो संभावना बनी रहेगी आपकी। ठीक है, हाँ बस यही है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा और पूरा सिलेबस को कवर कर जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको उसका कमेंट बॉक्स में जाके मैं आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। ठीक है, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसके बाद जो पेपर 2 होगा उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।